नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे जरूरी करंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम भू राजनैतिक तनावों और भारत पर उनके असर से लेकर विज्ञान की दुनिया में हुई नई खोजों और हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत तक हर विषय के जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा ये विश्लेषण 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में चल रहे तनावों का हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है। फिर हम अंतरिक्ष और धरती पर हुई 2 बहुत ही दिलचस्प खोजों की बात करेंगे। उसके बाद हम एक ऐसी प्राचीन कला की कहानी जानेंगे जो अब खत्म होने की कगार पर है। और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे साहित्य ने एक पूरी संस्कृति की पहचान को ही एक नया आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से और देखते हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रही हलचल का सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। स्क्रीन पर जो नक्शा है वो है ईरान के खर्ग द्वीप का। ये हुर्मुज़ जलमरुमध्य के बिल्कुल पास है और यही बात इसे रणनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। ईरान का ज़्यादातर कच्चा तेल यहीं से पूरी दुनिया में भेजा जाता है, तो एक तरह से ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी दूर हो रहा कोई संघर्ष हम पर यानी भारत के आम जीवन पर कैसे असर डाल सकता है। इसका जवाब सीधा सीधा हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए होता क्या है कि पश्चिम एशिया में जब भी तनाव बढ़ता है तो हॉर्मुज़ जलमरुमध्य से गुजरने वाले ईंधन के जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट आ जाती है। अब भारत अपनी एलएनजी और एलपीजी जैसी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है, तो जाहिर है इस रुकावट का सीधा असर हमारी एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो आम लोगों के भले के लिए ज़रूरी चीज़ों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सके। तो सरकार ने किया क्या? इस अधिनियम का इस्तेमाल करके सरकार ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई को उन सेक्टर्स की तरफ मोड़ दिया जो आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि घरों में खाना पकाने के लिए पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर का उत्पादन। मकसद साफ है कि इस वैश्विक संकट का असर आम उपभोक्ताओं पर कम से कम पड़े। चलिए अब विषय बदलते हैं। भू राजनीति से निकलकर अब हम चलते हैं विज्ञान की दुनिया में, और यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग खोजों की बात करेंगे, एक अंतरिक्ष की गहराइयों में तो दूसरी यहीं हमारी धरती पर। सबसे पहले बात अंतरिक्ष की। नासा का एक सैटेलाइट है वैन एलन प्रोब ए। कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 600 किलोग्राम का। इसने हाल ही में अंतरिक्ष में 7 साल बिताने के बाद अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो आखिर ये मिशन कर क्या रहा था? दरअसल इसके तहत 2 स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स की स्टडी कर रहे थे। ये बेल्ट्स एक तरह से हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये हमें सूरज और बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती हैं। ये वही रेडिएशंस हैं जो हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर सकता है, इसलिए इन बेल्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अंतरिक्ष की इतनी बड़ी बड़ी बातों से अब सीधे उतरते हैं जमीन पर, और वो भी असम के एक चाय बागान में। यहाँ वैज्ञानिकों को एक बहुत ही दुर्लभ परजीवी ततैया की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम रखा गया है चेलोनस महादेव। अब ये छोटा सा जीव हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत काम का है। ये एक एग लावा पैरासिटॉइड है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने अंडे दूसरे कीड़ों, खासकर उन पतंगों के अंडों के अंदर देता है जो फसलों को खराब करते हैं। फिर जब इसका लार्वा अंडे से निकलता है तो वो मेजबान को अंदर से ही खा जाता है। इस तरह ये कुदरती तौर पर कीटों को कंट्रोल करता है। इसे हम बायो कंट्रोल एजेंट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी कला और संस्कृति की। हमारा तीसरा खंड भारत की एक ऐसी प्राचीन आदिवासी कला के बारे में है जो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ये है कुरुम्बा चित्रकला। सोचिए, माना जाता है कि ये परंपरा लगभग 3000 साल पुरानी है। 3000 साल! और आज इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद ये कला विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। इस कला की जो सबसे खास और खूबसूरत बात है ना, वो है इसका प्रकृति से गहरा नाता। कलाकार रंग बनाने के लिए कोई बाजार नहीं जाते, वो जंगल से ही राल, पत्तियां और अलग अलग रंग की मिट्टी लेकर आते हैं।
और फिर इन्हीं प्राकृतिक रंगों को चट्टानों पर या गोबर से लिपी दीवारों पर बांस की पतली पतली छड़ियों और टहनियों की मदद से उकेरा जाता है। तो अगर हम कुरुम्बा कला की खासियतों को देखें तो इनके जो विषय होते हैं वो इनके रोजमर्रा के जीवन, इनके त्योहारों और इनके आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं। इनकी स्टाइल बहुत ही सरल और रेखाओं पर आधारित होती है, जिसमें डॉट्स और ज्योमेट्रिक शेप्स का खूब इस्तेमाल होता है। और रंग, जैसा कि हमने बात की, पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। पत्तियों से हरा, मिट्टी से लाल और सफ़ेद और पेड़ों की छाल से काला। और अब चलते हैं हमारे आखिरी खंड पर। यहाँ हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे कहानियों और साहित्य ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि एक पूरे इलाके की संस्कृति और धार्मिक पहचान को ही एक नया रूप दे दिया। हम बात कर रहे हैं मंगल काव्यों की। ये 15वीं से 18वीं सदी के दौरान बंगाल में लिखी गई लोक कथाएं थीं। और इनकी सबसे अनोखी बात ये थी कि इनमें रामायण, महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों के शास्त्रीय देवी देवताओं की जगह वहाँ के लोकल यानी स्थानीय देवी देवताओं को कहानी का हीरो बनाया गया। अब ये काव्य जिस दौर में लिखे गए वो बंगाल के लिए बड़ी उथल-पुथल का समय था। एक तरफ बौद्ध धर्म का प्रभाव खत्म हो रहा था, दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म खुद को फिर से जमाने में लगा था। और ठीक उसी वक्त इस्लाम का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा था। इसी सामाजिक और धार्मिक खींचतान के बीच इन लोक कथाओं ने जन्म लिया। इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं मनसा मंगल और चंडी मंगल। मनसा मंगल में सांपों की स्थानीय देवी मनसा की कहानी है। इसके जरिए सांप पूजने की जो लोकल परंपरा थी उसे बड़े हिंदू धर्म का हिस्सा बना लिया गया। वहीं दूसरी तरफ चंडी मंगल शिकार की देवी चंडी की कहानी बताता है। ये उस दौर को दिखाता है जब जंगलों को काटकर नए राज्य बसाए जा रहे थे। और ये एक लाइन इस